नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल्स के वीकली करंट अफेयर्स में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च महीने का भाग 3, जिसमें हम 17 मार्च से 23 मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसमें हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, शहीद दिवस, कबड्डी वर्ल्ड कप, बिहार दिवस जैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और बाद में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला स्लाइड है। लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन असम के डेर गांव में हुआ है। भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के डेर गांव में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। आइए हम जान लेते हैं लचित बरफुकन के बारे में। लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। इनका जो जीवन काल रहा है 1622 से 1672 के बीच का रहा है। इन्होंने 1671 में सराय घाट के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। 1667 में अहोम सेना ने उनके नेतृत्व में गुवाहाटी को मुगलों से मुक्त कराया। 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुए सराय घाट के युद्ध में अपनी कौशल युद्ध नीति से औरंगजेब की विशाल मुगल सेना को हराया था। इन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने कमजोर प्रदर्शन के कारण अपने ही बीमार चाचा को मार दिया था। हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना लचित मेडल देकर वीरता को सम्मानित करती है। मोदी सरकार ने लचित बरफुकन की जीवनी को 23 भाषाओं में प्रकाशित किया, जिससे उनकी वीर गाथा पूरे देश में फैलाई जा रही है। दोस्तों, अगला है स्पेस एक्स कैप्सूल ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया और बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की वापसी हुई। ये काफी चर्चा में रहा इस वीक। तो आइए हम जान लेते हैं सारी डिटेल्स को। तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। लगभग 30 घंटे बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक जुड़ गया था। इस क्रू स्वैप मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था, 2 फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों यानी कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण था। वे 9 महीने से ISS पर फंसे हुए थे, क्योंकि बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में खराबी के कारण वह खाली लौटा था। ये लोग वहीं पे रुक गए थे ISS पर। क्रू 10 मिशन के अंतर्गत नासा के एनी मैकलेन और निकोल आयर्स, जापानी अंतरिक्ष यात्री ताकुआ ओनिशी और रूसी कॉस्मोनॉट किरिल पेस्क्यो रासकॉस्मोस के 6 महीनों के लिए ISS पर रहेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 9 महीने के लंबे मिशन के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की है। उनका मिशन मूल रूप से केवल 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह 278 दिनों तक बढ़ गया था। दोस्तों, अगला है विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग 118वीं रही है, जो कि पिछले वर्ष से 8 अंकों का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष रैंकिंग थी 126 2024 में, लेकिन नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसे देशों से अभी भी पीछे है अपना देश भारत। रिपोर्ट 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना। डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। इस वर्ष रिपोर्ट की जो थीम है, देखभाल और साझा करना, केयरिंग एंड शेयरिंग के प्रभाव पर केंद्रित है। दोस्तों, रिपोर्ट में खुशहाली का मूल्यांकन जो है वो किन किन मापदंडों पर किया जाता है, ये उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रति व्यक्ति जीडीपी पर कैपिटा, देश की आर्थिक स्थिति और नागरिकों की आय स्तर। दूसरा है जीवन प्रत्याशा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों की औसत आयु जो है दूसरा फैक्टर है इस मूल्यांकन का। तीसरा है सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट, कठिन परिस्थितियों में सहायता के लिए उपलब्ध सामाजिक नेटवर्क। चौथा है जीवन जीने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता जो है एक मापदंड है विश्व खुशहाली रिपोर्ट का। पांचवा है उदारता, जेनेरोसिटी। तो ये 5 फैक्टर हैं जिनसे इस रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं भारत की स्थिति जो है, तो ये जो आपको ग्रे लाइन दिख रही है, तो 2010 से लगातार भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स था वो नीचे आ रहा था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें दिखा है
चढ़ाव 2019-20 के आसपास से, लेकिन फिर भी यह जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे पीछे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और इस लिस्ट में सबसे नीचे है अफगानिस्तान और सबसे ऊपर है फिनलैंड। भारत है इस बार 118वें नंबर पर 147 देशों में, 147 कंट्रीज में। दोस्तों अगला है शहीद दिवस, जो कि 23 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। टोटल 6 शहीद दिवस इंडिया में मनाए जाते हैं। तो ये वाला शहीद दिवस जो है 23 मार्च वाला, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह ने 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी। 1929 में असेंबली बम कांड के बाद वे गिरफ्तार हुए और उन पर मुकदमा चला। 23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने अपने विचारों और क्रांतिकारी सोच को कई लेखों और पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया। सबसे प्रसिद्ध किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन अथीस्ट, इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब रही है। इनका प्रसिद्ध नारा था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे। दोस्तों भारत में शहीद दिवस कुल 6 अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है, जिनकी तिथियां क्या हैं हम देख लेते हैं आगे। पहला है 30 जनवरी, जो कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उसके बाद 23 मार्च, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। फिर 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस। फिर 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि। अगला है 19 नवंबर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को याद करने के लिए 19 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और छठा है 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बिहार दिवस 2025। तो बिहार दिवस हर साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था। यह दिन बिहार की संस्कृति, इतिहास और विकास को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों अगला है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने गए हैं। वे कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। जस्टिन ट्रूडो जो इनसे पहले प्रधानमंत्री पद पर थे। मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनका जो मुख्य एजेंडा था कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को सुधारना और राष्ट्रीय संप्रभुता को सुदृढ़ करना। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य में लुप्तप्राय गिद्धों का सफल प्रजनन। वो रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य जो कि रामनगर कर्नाटक में स्थित है, ये भारत का पहला गिद्ध अभ्यारण्य बना था 2012 में। इसमें जो गिद्ध की मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं वो है लंबी चोंच वाली गिद्ध, लांग बाइल्ड वल्चर जो कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, मिस्री गिद्ध, इक्पतियन वल्चर जो कि अति संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखी गई है, और सफेद पीठ वाला गिद्ध, व्हाइट बैक्ड वल्चर जो कि संकटग्रस्त की कैटेगरी में है। रामदेवरा बेट्टा अभ्यारण्य जो है गिद्ध संरक्षण के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों गिद्ध पर्यावरण की सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं और बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं। यह सफलता विलुप्त होते गिद्धों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है भारत में पहली व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि इंडिया में अनुमानित डॉल्फिनों की जो टोटल संख्या है वो 6327 नदी डॉल्फिन है, और असम में इनकी संख्या 635 है। टोटल 5 नदियों में असम में गंगा नदी डॉल्फिन का जो स्थानीय नाम है वो है खीहू। इनको वहाँ पे खीहू करके बुलाया जाता है। कुल्सी नदी जो कि गुवाहाटी असम में है, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन मेल गैगेंटिक डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया। यह भारत और विश्व में अपनी तरह का पहला प्रयास है। ब्रह्मपुत्र नदी में डॉल्फिन की आबादी स्थिर और बिना किसी बाधा के पाई गई। 2020 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण से मेल खाती है। बराक नदी में कोई डॉल्फिन नहीं है, जिससे स्थानीय विलुप्त की संभावना जताई गई। सुबनसिरी नदी में डॉल्फिन की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है। ये सारी नदी असम के हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री ये जिम्बाब्वे की हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी हैं, चुनी गई हैं। इनका चुनाव 144वें आईओसी सत्र में कोस्टा नवारिनो ग्रीस में हुआ। इन्होंने 97 में से 49 वोट प्राप्त किए जो बहुमत के लिए आवश्यक थे। कोवेंट्री 23 जून 2025 को आधिकारिक रूप से आईओसी की अध्यक्ष पद को संभालेंगी। वह जो है थॉमस बाख की जगह लेंगी, जिनका 12 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यह चुनाव खेल प्रशासन में महिला नेतृत्व और विविधता को बढ़ावा देने का संकेत है। कोवेंट्री जो पहले ओलंपिक तैराक रह चुकी हैं, खेलों में खिलाड़ियों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर ध्यान देंगी। तो ये जिम्बाब्वे की हैं। दोस्तों, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष जय शाह ने इस 144वें आईओसी सत्र में भाग लिया और उन्होंने क्रिकेट को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में शामिल करने के लिए बातचीत की। दोस्तों, आगे हम कुछ और जानकारी जान लेते हैं। 2016 में नीता अंबानी जो हैं पहली महिला भारतीय सदस्य बनी थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। 2024 में जो है आईओसी सत्र में सर्वसम्मति से इन्हें फिर से चुन लिया गया था। पेरिस 2024 ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। यह एक संगठन है जो भारतीय खिलाड़ियों को हेल्प करेगा। दोस्तों, अगला है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। यह जो है 17 से 23 मार्च के बीच इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में आयोजित हुआ। 17 से 23 मार्च के बीच। तो मेजबान देश रहा इंग्लैंड। मेजबान शहर कौन कौन से रहे हम आइए उनको देख लेते हैं। वॉल्वरहैम्पटन, कोवेंट्री, बर्मिंघम और वाल्सल। इस प्रतियोगिता में पुरुष की 10 टीमें शामिल हुई, महिला वर्ग की 6 टीमें शामिल हुई। पुरुष वर्ग में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीत लिया है और महिला वर्ग में भारत ने इंग्लैंड को ही हराकर खिताब जीत लिया है। दोस्तों, कबड्डी के बारे में और चीजें जान लेते हैं। कबड्डी एक प्राचीन और रोमांचक खेल है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। कबड्डी में जो मैदान होता है मोटी रेखाओं में विभाजित होता है। पुरुषों के लिए जो रेखाएं होती हैं वो 13 मीटर गुणे 10 मीटर की होती हैं और महिलाओं के लिए 12 और 8 मीटर की होती हैं। 12 × 8 का होता है। पुरुषों के लिए 13 × 10 मीटर का होता है। प्रत्येक टीम में 7 मुख्य खिलाड़ी होते हैं, 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। खेल की अवधि जो है 2 हाफ में बटा होता है। प्रत्येक हाफ 20 मिनट का होता है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए प्रत्येक हाफ 15 मिनट का होता है। मतलब 40 मिनट टोटल खेल हुआ। महिलाओं के लिए खेल 30 मिनट का होता है एक गेम। दोस्तों, अगला है विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। इस बार का जो थीम रहा है विश्व जल दिवस का, वर्ल्ड वाटर डे का, वो रहा ग्लेशियर संरक्षण, प्रिजर्व ग्लेशियर। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने 1993 में की थी। इस बार का जो थीम रहा उसके अनुसार जो इसका उद्देश्य है ग्लेशियरों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से उनके बढ़ते खतरे के बारे में जागरूक करना लोगों को। दोस्तों, पृथ्वी पर केवल 2.5% जल जो है वो पीने योग्य है, जिसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्य SDG 6 के तहत सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, मुख्य चिंताएं जो हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से ग्लेशियरों का पिघलना, अरबों लोगों के लिए जल संकट, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम घटनाएं। संयुक्त राष्ट्र ने जल मीनारे, पर्वत और ग्लेशियर के नाम से रिपोर्ट जारी किया है जो जल सुरक्षा पर ग्लेशियर संरक्षण के प्रभाव को दर्शाती हैं। दोस्तों, विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हरियाणा के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में पंचकुला से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी सहित सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस कैंपेन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल पुनर्भरण।
ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल संकट को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन पर फोकस किया गया। इस अभियान को जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया गया। तो जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दो मंत्रालयों ने हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू किया इस अभियान को। देश भर के 148 जिलों में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों, इस दिन बहुत कई सारे लॉन्च उद्घाटन चीजों के हुए हैं, जैसे पेंटिंग और मूर्तिकला प्रदर्शन का उद्घाटन हुआ, जिसमें जल संरक्षण पर कलात्मक प्रस्तुतियां शामिल थी। मुख्यमंत्री जल संचय योजना और हरियाणा के लिए जल संसाधन एटलस का इलेक्ट्रॉनिक का लॉन्च हुआ। सामुदायिक स्वच्छता परिसर, तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, गोवर्धन परियोजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जैसी जल प्रबंधन परियोजनाओं का अनावरण किया गया। दोस्तों, अगला है अर्थ आवर 2025। इसका थीम है बी वाटर वाइज। भारत दुनिया के सबसे पर्यावरणीय आंदोलन अर्थ आवर में शामिल होगा। इस बार का अर्थ आवर और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व जल दिवस के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग पृथ्वी और जल संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित होंगे। अर्थ आवर होता क्या है, हम इसको जान लेते हैं। अर्थ आवर एक वैश्विक नाइट ऑफ इवेंट है जो हर साल मार्च में रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। यह जो है मार्च मंथ के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। इस दौरान दुनिया भर के लोग गैर जरूरी लाइट्स बंद करते हैं और पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में WWF और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लाइट ऑफ करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत संदेश देना था। WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो अगला है, भारत में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है भारत ने, जिसमें 45 स्वर्ण हैं, 40 रजत हैं और 49 कांस्य पदक हैं प्रमुख प्रदर्शनों को हम देख लेते हैं। पुरुष शॉटपुट में सागर ने 11.47 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि जांका सिंह ने 9.91 मीटर और बालाजी राजेंद्रन ने 9.98 मीटर से क्रमशः रजत और कांस्य पदक हासिल किए, जिसमें भारत ने इस वर्ग पोडियम स्वीप किया। पोडियम स्वीप का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पोजीशन पे एक ही कंट्री के एथलीट्स आ जाएं। महिला 200 मीटर में प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रजत पदक भी जीता था। महिला लॉन्ग जंप में ऑस्ट्रेलिया की वैनेसा लो ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत की भवानी मुनियंडी ने कांस्य पदक हासिल किया। दोस्तों, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता हैं, राम सुतार जी, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, जो कि महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया जा रहा है। इसकी घोषणा देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में की। दोस्तों, राम सुतार जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये उन्हीं की कृति है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में 25 लाख और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। वह मुंबई के इंदु मिल स्मारक परियोजना में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर भी कार्य कर रहे हैं। इनके और प्रमुख कार्य क्या क्या रहे हैं हम उनको देख लेते हैं। अयोध्या में 251 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति, बेंगलुरु में 153 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति, पुणे में जो है 100 फीट ऊंची छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति का निर्माण इन्होंने किया है। राम सुतार जी की कला भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाती हैं और उन्हें यह सम्मान उनकी महान कृतियों के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को हम देख लेते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों को हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, बाकी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। 18 मार्च को उड़ीसा दिवस और 18 मार्च को ही शहीद दिवस पंजाब में करतार सिंह सराभा का शहीदी दिवस जो है मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है 20 मार्च को, और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है।
ये भी हम ध्यान रखेंगे। फिर 21 मार्च को विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व कविता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये 4 दिवस जो हैं आपके 21 मार्च को मनाए जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस। शहीद दिवस कौन सा वाला? जो भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस वाला जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन 1931 में इन्हें फांसी दी गई थी और 23 मार्च को ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे हम कुछ क्वेश्चंस इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो किस वर्ष दी गई थी? 1931 में। भगत सिंह ने किस घटना के विरोध में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था? तो रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, पब्लिक सेफ्टी बिल। तो बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल की घटना के विरोध में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए किस भाषा में मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथीस्ट लिखा था? तो दोस्तों उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, ना कि पंजाबी भाषा में। ठीक है, भगत सिंह अंग्रेजी भाषा में लिखे थे इस किताब को, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। शहीद दिवस भारत में कुल कितने अलग अलग दिनों पर मनाया जाता है? तो टोटल 6 दिनों पर। 6 अलग अलग दिन हैं इंडिया में जिन पर शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं लचित बरफुकन से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। कहाँ पे किया गया? असम में किया गया। 1671 में सराय घाट का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो लचित बरफुकन और औरंगजेब की सेना। लचित बरफुकन ने ही गुवाहाटी को मुगलों से फ्री कराया था। तो लचित बरफुकन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों सतत विकास लक्ष्य SDG 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना। रामदेवरा बेटा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिद्ध संरक्षण के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्ल्ड वाटर विश्व जल दिवस के दिन जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन हरियाणा में आयोजित किया गया, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इस अभियान को चलाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस बार, प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर हर साल कब मनाया जाता है? तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, मार्च का आखिरी शनिवार जो होता है उस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है, जिसमें हम 8:30 से 9:30 बजे के बीच जो जरूरी नहीं है उन लाइटों को बंद करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कन्वेंट्री, ऑप्शन सी सही है। तब बनी पहली भारतीय महिला थी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनी थी, पहली भारतीय महिला सदस्य थी। दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा हर साल विश्व खुशहाली दिवस यानी कि 20 मार्च को रिलीज किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। दोस्तों अगला है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इस बार भारत की रैंक है 118वीं, जो कि 2024 में 124वीं से 8 अंक
का सुधार हुआ और इस बार 118वें रैंक पर पहुंच गए हैं 147 देशों में। और लगातार 8 बार सबसे खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड। ये 8 बार से लगातार टॉप पर है फिनलैंड। बाकी डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड ये जो है दूसरा, तीसरा, चौथे पोजीशन पर रह रहे हैं।